सो हे गाइस, तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर के आ चुका हूं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले तुम लोगों को बता दूं, मैं जो नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं उसको भाई साहब अपने खुद के वॉइस में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा पूरा गला दर्द करने लगता है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम मेरे को 4 घंटे लगते हैं। इसी वजह से मैं दूसरे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। इसीलिए मैं एआई के वॉइस का यूज़ करूँगा, लेकिन उसके पीछे जो साउंड वगैरह होगा वो सब कुछ मेरा होगा। जितना भी डायलॉग होगा वो मैं ही बोलूँगा, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होगा, बस वॉइस का ही डिफरेंस होगा। तो तुम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी। तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है और हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है मेड सर्वेंट की मीटिंग का। ऑन हुआ डाउनटाउन में जानबोंग प्रेफेक्चर का, जहां अपना जो आया होता है और वो पूछ रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पर एक बुढ़ा बोलता है, मैंने सुना यहाँ पे प्रोथल के सामने एक फ़ाइट हो रही है। इसके बाद हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये पीले वाला बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। चलो फिर इस बात पे एग्री करते हैं, जो भी हम दोनों में से फ़ाइट को जीतेगा वो इस ब्रोथल को ऑन करेगा। दूसरी तरफ जो इनको देखते हुए सोच रहा होता है वाह, क्या ये लोग सच में फ़ाइट करने वाले हैं। अब हम आते हैं फ़ाइट पे, जहाँ पे फ़ाइट शुरू हो चुकी होती है और एक दूसरे में ये लोग तलवार लड़ाए जा रहे होते हैं। जहाँ पीले वाला सब करके अटैक भी कर रहा होता है और डिफेंस भी कर रहा होता है। लेकिन भाई काले वाला बंदा भी, वो भी कोई कम नहीं होता, वो भी इसको बराबर की एकदम टक्कर दिए जा रहा होता है। जो भाई इनकी फ़ाइट देख करके बोल रहा होता है वाह, ये वॉरियर्स आखिर आए कहाँ से हैं। इसके बाद हमें 2 बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि सामने ही होते हैं और वो इनकी फ़ाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। ये जो पीले वाला बंदा है, इसका नाम हो वांगमू है और वो एक मिलिट्री सोल्जर है जो कि आसपास घूमता है और अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई एक वॉरियर नहीं है। इसके बाद ये दूसरा बंदा काले वाले बंदे के बारे में बताता है कि उसका नाम साग्योमी है, जो कि एक आउटलॉ है, लेकिन ये बंदा उसको एक वॉरियर की तरह कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि वो एक वॉरियर का लेवल का नहीं है। अब हम फाइट पे आते हैं, जहां वाइट वाल वाला बंदा जमीन से कूदता है और पीले वाल वाले बंदे पे अटैक कर देता है। जो भाई इनकी फाइट देख करके बोल रहा होता है, तुम मुझे कह रहे हो कि ये अभी तक वॉरियर भी नहीं बने, फिर भी ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। फाइट में जैसे ही वाइट वाल वाला बंदा पीले वाले बंदे पे अटैक करता है, तो पीले वाला बंदा उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन उतने में काले वाला बंदा अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और पीले वाले बंदे के गर्दन पे अटैक कर देता है। लेकिन भाई इसके स्वॉर्ड पे आके एक पत्थर लगता है और इसका अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देख करके ये दोनों हैरान हो जाते हैं और ये काले वाला बंदा पीछे हटते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो जो कि मेरी फाइट के बीच में आ रहे हो। इसके बाद वहाँ पे चलते हुए एक बंदा आ रहा होता है और वो बोलता है, अपराधियों में अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी अपने आंखों को इधर उधर करोगे तो कीड़ों की तरह ये तुम्हारे सामने भिनभिनाने लगेंगे। अब हमें ये बोलने वाले उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, तुम पागल कीड़े, मेरे सामने से जल्दी दफा हो जाओ। और भाई उस बंदे की बात सुन के इन दोनों की फट जाती है और ये लोग सीधा वहां से कट लेते हैं। इस तरफ जो इनको देख करके बोल रहा होता है, वाओ फकिंग ऑसम। जो इसके बाद बताता है कि इसी इवेंट के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं साउथ प्लेस में पूरी तरीके से चला जाऊंगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो उस बिजनेसमैन से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। जिस पर वो बिजनेसमैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। जो इसके बाद बोलता है, मैंने उस समय पे ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस चीज़ का आउटकम ये निकल जाएगा। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं तो मैं उस समय पे तुम्हें एक अपना रेजोल्यूशन के अलावा कुछ और ऑफर नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास के ऊपर विश्वास किया और मुझे सिल्वर्स दे दिए थे। मर्चेंट इसके बाद हंसते हुए बोलता है, अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो तुम्हें 1000 सिल्वर के बदले 10,000 सिल्वर को देता। जो इसके बाद बोलता है, इस बार मैं साउथ प्लेस के रॉयल रेसिडेंस को पूरी तरीके से घूमूंगा। जब मेरे पास अभी कुछ भी खोने के लिए नहीं है तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी मारेंगे तो नहीं। मर्चेंट बोलता है, बिल्कुल से, आफ्टर ऑल जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी एक पैसे नहीं थे, तब भी तुमने कुछ न कुछ करके मैनेज किया और अपना एक वर्कशॉप को बना लिया। अगर इस बार सारी चीज़ें अच्छे से गई और स्पॉन्सरशिप रिलीज हुआ तो मेरे वाले में बिल्कुल मत भूलना। जो ये सुन के बोलता है, वाह क्या बात है, आप तो अपना फ़ायदा निकाल रहे हो। ये सुन के ये मर्चेंट चिढ़ जाता है और बोलता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो मुझे लेटर लिख के बता देना इमीडिएटली। जो इसके बाद खड़ा होता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, बाय बाय ब्रदर, हैव अ सेफ जर्नी। जिस पर कि मर्चेंट बोलता है, थैंक यू ब्रदर।
इसके बाद यहाँ पे मैनेजर ली आता है और बोलता है बॉस आपके बाप आपसे मिलना चाहते हैं। जो अपने बाप से मिलने वाली बात को सुन के एकदम हैरान हो जाता है। फिर हमें जो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बैठा बैठा सोच रहा होता है। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आऊँ उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से इसका बाप अपने हाथ में एक बक्सा लिए हुए अंदर आता है। अपने फादर को आता देख करके जो एकदम फॉर्मली ग्रीट करता है अपने बाप को, लेकिन फिर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर आपने मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों बुलाया है। इस पर कि जो का फादर अपने हाथ को उस डब्बे पे रखता है और बोलता है मुझे नहीं पता ये कितने लंबे समय से हमारे जनरेशन से क्लैन द्वारा पास किया जा रहा है इस डब्बे को, और इस डब्बे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है जो कि हमारे पैट्रियार्च जो मेंग्योक से बिलोंग करती थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी बातें झूठ हो, क्योंकि वो सारी बातें हमारे एंसेस्टर द्वारा गैस ही किया गया था। हाउएवर हमें सिर्फ इतना पता है हमारे एंसेस्टर से कि हमें इस बॉक्स को हमारे क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में सौंप देना है हर एक जनरेशन के। और आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस चीज़ को मैं तुम्हें पास डाउन करूँगा। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तो सच है कि हमारे क्लैन को वापस से जिंदा किया सिर्फ और सिर्फ तुमने। इसीलिए तुम इस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हो कि तुम इस चीज़ को कैरी करो नई जनरेशन के लिए। इसके बाद जो बोलता है फादर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इसके बाद जो का फादर उस डब्बे पे हाथ रखता है और एकदम सीरियसली चिल्लाते हुए बोलता है मैं जो कि 22वें जनरेशन का अभी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ मेरा दूसरा बेटा जो हुआ है हमारे क्लैन का चीफ बनेगा, और चीफ बनने पे उसको दिया जाता है यूचियोन क्रिम्सन जेड को। जो उस जेड को देख करके वो सोचता है रुको जरा, मेरे को ये चीज़ पहले भी मिल चुकी है। मेरे पास्ट लाइफ में मेरे फादर ने भी मेरे को ऐसे ही ये रूबी नेकलेस दिया था बिल्कुल इसी तरीके से। और भाई जो ये सब कुछ सोचते सोचते अपना हाथ बढ़ाता है और उस डब्बे को खोल के देखता है तो उसमें वही वाला नेकलेस होता है जिसकी वजह से वो जो की बॉडी में रीइंकारनेट हो गया था। जो का फादर फिर बोलता है तुम इस चीज़ को अपने पास रखोगे जब तक हमारे नए जनरेशन में कोई ऐसा काबिल नहीं बन जाता जो कि इसको पाने के एकदम लायक हो, तब तक के लिए तुम हमेशा इसको अपने पास ही रखोगे। यही उनके लिए वो मिशन होता है जो कि यूचियोन क्रिम्सन जेड को रिसीव करते हैं। इस तरफ जो तो भाई अपने सदमे से निकला ही नहीं होता है। वो सोच रहा होता है इसका मतलब ये है ये नेकलेस जो क्लैन का ट्रेजर है और ये हमारे फैमिली की विरासत है। इसका मतलब ये है मैं अपने ही किसी ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी में रीइंकारनेट हो गया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ बोल रही होती है रुको जरा, ये एनर्जी इस बंदे को देख करके ऐसा लगता है हमारे डिसेंडेंट ने पहले से ही विटनेस कर लिया है यूचियोन एपोच को। क्या आप इस चीज़ पे अग्री नहीं करते ग्रैंडफादर? ये अनडाउटेबली ये एनर्जी यूचियोन की है। इतने सारे एनर्जी के साथ आप नहीं सोचते हैं ये बुद्धा का असली डिसाइपल होगा? इस पर की दूसरी सी आवाज़ बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जरूर से ही होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा रीज़न ही नहीं है जो कि ऐसा ना हो। तुम जरा इस इवेंट को देखो, क्या ये ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये बुद्धा का डिसाइपल हो और ये प्रेजेंट लाइफ में हो सकता हो? अगर ऐसा हुआ होता तो ये यूचियोन अपोच को विटनेस करने के बाद इसको क्रिम्सन जेड के अंदर होना चाहिए था। और जो भाई इतनी सारी बातों को सुन के एकदम हैरान हो रखा होता है और बोलता है ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये देख करके जो का फादर बोलता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? जो फिर बोलता है क्या ये क्रिम्सन जेड बात कर सकती है? अब उस जेड में से आवाज़ आने लगती है आखिर ये हमें कैसे सुन सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है हमारा यंग जनरेशन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। जो का फादर फिर अपने जगह से खड़ा होता है और बोलता है मेरे को भी अजीब अजीब से सपने आते थे जब मैं इस क्रिम्सन जेड को बहुत लंबे समय तक देख लिया करता था तो, और ये कोई एवरेज सा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमेशा अपने दिल को तैयार रखना इस चीज़ के लिए। इस पर कि जो भी हाँ बोल देता है और इसका बाप उस रूम से चले जाता है और थोड़ी देर बाद ये एकदम शांति खामोशी। लेकिन खामोशी को तोड़ते हुए वहाँ पे एक बूढ़ा आता है और बोलता है शांत हो जाओ तुम लोग, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? इसके बाद जो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ तो आप एकदम कंफर्टेबली मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद ये बूढ़ा बोलता है
तुम हमारी वॉइस को सुन सकते हो? इसका मतलब ये है तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी हमारे डिसेंडेंट से कोलिब्रेट करती है। लेकिन आखिरकार हम तुम्हारे स्ट्रिंग्स को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जो स्ट्रिंग्स के बारे में सुन के बोलता है, स्ट्रिंग्स से आपका क्या मतलब है? इसके बाद ये बुढ़ा बताता है, जैसे कि तुम एक मेंबर हो हमारे फ्यूचर जनरेशन के, जिसको कि सिलेक्ट किया गया है और बिस्टॉ किया गया है ब्लेसिंग को यूचियन क्रिम्सन जेड का, जिससे कि तुम्हें एक ग्रेट एबिलिटी मिलती है, लेकिन रिटर्न में तुम फेट के एक छोटे से धागे से बन जाते जो कि क्रिम्सन जेड से जुड़ा होता। इसका मतलब ये है कि तुम एक स्ट्रिंग से अटैच हो जाते और जब तुम मर जाते तो इस स्ट्रिंग की वजह से तुम्हारी सोल इस क्रिम्सन जेड से बिलोंग करती है, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक भी स्ट्रिंग नहीं है। जो ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि उसको कुछ ब्लेसिंग मिलती है और एबिलिटी भी मिलती। बुढ़ा बोलता है, बिल्कुल सही, तुम्हें एबिलिटी मिलना एक कस्टम की तरह है और इसका कोई और मतलब नहीं है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी हमसे मिल रही है जबकि तुम हमारे एक डिसेंडेंट हो। जो बोलता है, एक ग्रेट एबिलिटी, आपका इस चीज़ से मतलब क्या है? बुढ़ा बोलता है, ये डिपेंड करती है तुम्हारे डिज़ायर पे। अगर तुम्हारा डिज़ायर ये है तुम्हें प्रो बनना है मार्शल आर्ट के फेंसिंग में, तुम्हें रिसीव होगा एक बॉडी जो कि पूरे हेवेंस को चीर के रख देगी। अगर तुम्हें ब्रश पकड़ना पसंद है तो तुम्हें रिसीव होगी एक डिवाइन ब्रेन, जिससे कि तुम स्टार को भी मैपिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारा ड्रीम एक एम्परर बनना है तो तुम्हें एक आँख मिलेगी, जिससे कि तुम सारी की सारी चीज़ों को एलोकेट कर सकते हो जो भी इस हेवन के अंडर आती है। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपने प्रिंसिपल्स पे चलता है तो तुम्हें ज्ञान की एक ऐसी भंडार की प्राप्ति होगी जिससे कि तुम एक ग्रेट ट्रुथ सीकर बन जाओगे। जो बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तो फिर एक भी ब्लेसिंग मिली ही नहीं है। जो ये बोलने के बाद सोचता है, अगर मेरे को ऐसी कोई चीज़ मिली होती तो मुझे इतना ज़्यादा हार्डशिप से थोड़े गुजरना पड़ता जो क्लैन के वर्कशॉप को स्टेब्लिश करने के लिए। ये सुन के वो पर्ल वाला बुढ़ा बोलता है, क्या तुम कमीने, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की ट्राई कर रहे हो? तुम्हें जरूर से ही इस क्रिम्सन जेड द्वारा कुछ ना कुछ मिला है। आखिर तुम अपने ये स्पिरिट एनर्जी के बारे में फिर क्या बोलोगे? जो ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, वेल वहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ था। ये बोल के जो याद करता है कि वो कैसे मर गया था और ये ट्रांसमाइग्रेट होकर के आ गया जो हुआई की बॉडी में, जो कि इसका इंसेक्टर है। और क्या ये सारा काम क्रिम्सन जेड का है? जो सोचता है, क्या ये ठीक होगा कि मैं इन सभी को बता दूं कि मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ? जो ये सोचने के बाद बोलता है, मैं अगर सच्चाई तुम लोगों को बताऊं तो मेरे साथ एक स्ट्रेंज इवेंट तो हुआ तो था, लेकिन मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से कंफर्म होकर के नहीं बता सकता कि ये यूचियन जेड का ही कमाल है और ये सीक्रेट मेरे ज़िंदगी के बारे में है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ हूँ। बुढ़ा बोलता है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते। नहीं, मुझे नहीं, हम तुम्हारे एंसेक्टर हैं। तुम कुछ भी नहीं, बस एक प्यारे से हमारे डिसेंडेंट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। और अगर देखा जाए तो हम बस एक स्पिरिट की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। ना ही हमारे पास कोई एबिलिटी है और ना ही हमारे पास कोई इच्छा है कि हम अपने पावर्स को फिजिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल करें। आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि तुम्हें ट्रबल दे? जो ये सुन के बोलता है, क्या तुम सच में मेरे एंसेक्टर हो? इसके बाद वहाँ से बहुत सारे सोल्स निकलती हैं और बोलती हैं, बिल्कुल सही, सिर्फ जो क्लैन के सगे संबंधियों को ही ये क्रिम्सन जेड रिसीव होता है। क्या तुम इस जनरेशन के जो क्लैन के चीफ नहीं हो? अगर तुम हो तो हमारे पास ऐसा कौन सा इविल इंटेंशन हो सकता है जिससे कि तुम्हें हार्म पहुंचे? जो फिर इसके बाद थोड़ा सा सोचता है और बोल देता है कि मैं एक रीइंकारनेटर हूँ। भाई ये सुन के तो उन बूढ़ों के बीच में खलबली मच जाती है और उनमें से यह बूढ़ा हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है हेवेंस मुझे अंत तक इसकी अवज्ञा करने नहीं देगा। ऐसा लगता है बचे हुए इटर्निटी के लिए मैं बस एक छोटा सा एक इमॉर्टल प्रॉफिट बन के ही रह जाऊंगा। बुढ़ा फिर जोर जोर से हंसता है और बोलता है, सामा आप जीत गए। ऐसा बोलने के बाद उन बुढ़ों का सोल्स वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे एकदम खामोशी हो जाती है। जो भाई इसके बाद चिल्लाता है, एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स। जो इसके बाद अपना हाथ बढ़ाता है और उस डब्बे को उठा लेता है, फिर खड़े होकर के बोलता है, ये क्या ही तो अजीबोगरीब इवेंट हुआ मेरे साथ। इसके बाद वहाँ से बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगती है और
उस रूम का दरवाज़ा उसका बड़ा भाई एकदम तेज़ी में खोलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं भी जा रहा हूँ ग्रेट नैनकॉम क्लैन में। जो अपने भाई को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखता है और बोलता है, नहीं तुम नहीं जा रहे हो। चलो जो कि इसी लाइन के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, रीच बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है।